बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने इस टॉपिक में ग्रेविटी की जो वैल्यू है जी 9.8, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को चार्जेस के बारे में थोड़ा समझाता हूँ, फिर आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगी। देखें, फर्ज करें ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये जो सर्कल है ये इसके इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका है। अगर इस इलाके में मैं किसी दूसरे चार्ज को एंटर करूंगा तो ये चार्ज उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। देखें, इस पॉजिटिव चार्ज को, ये 1 चार्ज है, ये सेकंड है। अगर मैं सेकंड चार्ज को फर्स्ट चार्ज के करीब लेके आऊं तो ये जो फर्स्ट चार्ज है ये सेकंड चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इर्द गिर्द इस दायरे के अंदर एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक थ्योरी है जो कि जिसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। कौन सी थ्योरी है? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक थ्योरी जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो थ्योरी ये कहती है कि अगर ये हमारी स्पेस है, हम इस स्पेस में कोई बड़ा मास रख दे। क्या रख दे? मास। ये मैंने उसके अंदर एक बड़ा मास रख दिया है तो ये स्पेस क्या करता है? ये मास इस स्पेस के को थोड़ा क्या कर लेता है? करो कर लेता है। क्या कर लेता है? करो। जैसा कि कोई बंदा जब फोम पे बैठ जाता है तो वो फोम नीचे क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। इस तरह जब मैं स्पेस में, ये स्पेस है, स्पेस में जब मैं किसी मास को रख लेता हूं तो ये मास उस स्पेस को करोड़ कर लेता है। क्या कर लेता है? करोड़। उसको नीचे, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। जैसे अगर मैं यहां पे एक जाली लगाऊं, आप लोगों ने देखा होगा जाली, एक जाली है, मैं उसमें कोई वजन रख लेता हूं तो वो जाली नीचे क्या हो जाती है? करोड़ हो जाती है। नीचे थोड़ी दब जाती है, थोड़ी नीचे चली जाती है। इस तरह स्पेस में अगर आप देखें, जब हम स्पेस में किसी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हमारे पास मून है, अर्थ है, दूसरे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, वो जब इसमें इस तरीके से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मून को हमने यहां पे रख लिया है तो ये जगह थोड़ी सी क्या हो जाती है? करोड़ हो जाती है। अब ये जो करोड़ जगह है इसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो करीब आता है तो वो उसमें अंदर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो करोड़ स्पेस है इसमें एक फील्ड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द आप किसी पॉजिटिव चार्ज को लेके जाएं तो उसको रिपेल करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सेम उस तरह की सिचुएशन यहां पर है कि स्पेस में बड़े बड़े साइज के जो प्लैनेट्स है, जो स्टार्स हैं, वो क्या करते हैं? वो स्पेस को करोड़ कर लेते हैं और वो जो करोड़ जगह है उसमें फिर चीजें गिर जाती हैं क्योंकि वहां पे ग्रेविटी आ जाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी जमीन के इर्द गिर्द वो जगह हैं जहां पे जमीन हर एक चीज को अपनी तरफ क्या करती है? खींच लेती है। अब अगर मैं इस पॉइंट ए को क्रॉस करूंगा या यहां पे पॉइंट बी को मैं क्रॉस करूंगा तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगी? खींचेगी। तो ये जो जगह है जिसमें ये जमीन की तरफ फोर्स की वजह से गिर जाती है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? द रीजन अराउंड अर्थ, द रीजन अराउंड अर्थ in which it attract all objects, the region around earth in which it attract all objects towards center of earth,
या टुवर्ड्स द अर्थ, हमारी जमीन के इर्द गिर्द तमाम वो पॉइंट्स जिसके अंदर जब कोई चीज आ जाती है तो हमारी जमीन उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये कौन सा रीजन है, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें जो ग्रेविटेशनल वर्ड है ये बेसिकली इस्तेमाल हुआ है किसके लिए, ग्रेविटी के लिए, और जो फील्ड वर्ड है ये इस्तेमाल हुआ किसके लिए, रीजन के लिए। ये एक इलाका है, क्या है, इलाका। तो अब अगर मैं इस पॉइंट ए वाले इलाके में या पॉइंट बी वाले इलाके के अंदर मैं क्या करता हूं, एंटर करता हूं, पॉइंट ए या पॉइंट बी वाले इलाके के अंदर मैं क्या करता हूं, एंटर करता हूं, तो हर एक चीज को जमीन अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये जो रीजन है ये बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब जो भी बॉडी इसके बहुत ज्यादा करीब है तो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर स्ट्रांग है, अगर जो बॉडी इससे दूर है तो ग्रेविटेशनल फील्ड उसके ऊपर क्या है, वीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला है G इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय M। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास is called gravitational field intensity। gravitational force per unit mass is called gravitational field intensity। यहां पे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 kg का मास है, 1 kg का एक मास है 1 kg का, और फर्ज करें उसके ऊपर फोर्स लग रही है 1 न्यूटन की। तो ये जो फोर्स 1 kg मास के ऊपर लग रही है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, यहां पे मैंने चार्ज की मिसाल दी है। अब इस चार्ज को ये दूसरा चार्ज कितनी जोर से पीछे धकेलता है ये उसकी इंटेंसिटी है। इस तरह एक मास है उसको जमीन कितने फोर्स के साथ नीचे खींचती है, ये बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इफ यू आर वेरी क्लोज टू द अर्थ देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी वेरी हाई। इफ यू आर फार फ्रॉम द अर्थ देन द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी लो, वो क्या होगी, कम होगी। अब हमने ग्रेविटी जो है उसकी जो वैल्यू है 9.8 उसको हमने फाइंड करना है कि 9.8 किस तरीके से आती है, एक फार्मूले के जरिए हमने इसकी डिराइवेशन करनी है। अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी, हमने वैल्यू ऑफ जी को फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ जी को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अच्छा, अब मैं इसके लिए एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से हम सारी चीजें क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए ये जो गोल आपको सर्कल नजर आ रहा है ये अर्थ है, और यहां पे फर्ज करें इस पे कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से पड़ा है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है इसको हम कहते हैं MO, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये अर्थ है, इसका जो मास है इसको हम कहते हैं ME, मास ऑफ अर्थ। ME मास ऑफ अर्थ है, MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास RE रेडियस ऑफ अर्थ है। RE इज अ रेडियस ऑफ अर्थ।
MO मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट हूं, जमीन मुझे अपनी तरफ खींच रही है, तो मेरा जो मास है वो MO है। और ये आपके पास अर्थ है, अर्थ का जो मास है वो आपके पास क्या है, ME। और इसका जो रेडियस है वो आपके पास क्या है, RE। अच्छा, अब ये तो आपके पास मास M1 है, ये आपके पास मास M2 है। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक जहां पर भी हमारी कायनात में दो मासेस होंगी उनके दरमियान एक फोर्स होगा जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रॉम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब G को तो आप वैसे लगाएं, M1 की जगह पे आप लेके MO, M2 की जगह पे आप लेके ME, और यहां पे आप लेके R स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इन दोनों के दरमियान फोर्स है। अब ये वो ऑब्जेक्ट है, इसको जमीन अपनी तरफ खींचती है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगाती है, वेट फोर्स। वी नो दैट अर्थ attract all objects with weight force। जमीन हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, किस फोर्स से, वेट फोर्स से। और वेट फोर्स कितनी है, F इज इक्वल टू MOG। इसको भी आप स्मॉल m कह लें। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप दोनों को कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो ये आपके पास है MOG, ये आपके पास है GMOME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। MO और MO आपस में कैंसिल, G आपके पास आ गया GME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। देखें ये जो इक्वेशन है, अगर आप इसमें देखें ME मास ऑफ अर्थ, R रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैंने अभी इक्वेशन निकाला है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए इस फार्मूले में देखें, जो ग्रेविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ME। ME क्या है, मास ऑफ अर्थ। ME इज अ मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ME इज अ मास ऑफ अर्थ। और R स्क्वायर आपके पास क्या है, रेडियस। G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब आप इस फार्मूले को पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये फार्मूला हमें यह कहता है कि अगर हमारे पास मास ऑफ अर्थ इंक्रीज होती है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। मैं एक मिसाल देता हूं, जुपिटर जो है उसका मास हमारी जमीन से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उसकी ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा। ग्रेविटी की वैल्यू जुपिटर के ज्यादा है जमीन से। हमारी जमीन से जो बड़े सियारे हैं जिनका मास ज्यादा है उनमें ग्रेविटी भी क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लेनेट पे डिपेंड करती है। इसके बाद है आर के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। अभी अगर हमें कोई कहे कि हमारी जमीन का ये साइज एक्सपेंड कर गया है, रेडियस उनकी इंक्रीज कर गई है,
तो अगर रेडियस इंक्रीज कर रही है तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। ये क्वेश्चन है आपके कोर्स में कि अगर हमारी जमीन का साइज श्रिंक हो जाए, कम हो जाए, रेडियस कम हो जाए तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ग्रेविटी ज्यादा होगी। अगर ये श्रिंक के बजाय एक्सपेंड हो जाए तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन आपने सीख लिए। एक और क्वेश्चन अपने साथ नोट करें। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 किलो, कोई बंदा 100 किलो है, तो इस पे ग्रेविटी किस पे ज्यादा लगेगी? दोनों पे सेम लगेगी। ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे वो डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। अब इधर इसको देख लें। ग्रेविटी डिपेंड्स ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ अर्थ, इस पे डिपेंड करती है। सेकेंड, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करती है। और थर्ड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। आपका मास कितना भी ज्यादा हो, अगर दोनों को मैं एक हाइट से नीचे फेंकूंगा तो दोनों पे ग्रेविटी क्या लगेगी? सेम लगेगी। अब हमने ग्रेविटी की वैल्यू डिराइव करनी है। ग्रेविटी का इक्वेशन है G इज इक्वल टू के GME डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो कैपिटल G जो है वो आपके पास है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। R जो है वो आपके पास रेडियस है, वो है 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 मीटर। और ME जो है मास ऑफ अर्थ, वो हमने कल निकाला था, वो है 6 क्रॉस 10 की पावर 24 kg। इन सब को यहां पे पुट कर ले, आपके पास आ जाएगा 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 और यहां पे आपके पास आ जाएगा 6 क्रॉस 10 की पावर 24। नीचे आपके पास आ जाएगा 6.4 क्रॉस 10 की पावर 6 का स्क्वायर। जब हम इसको मुकम्मल सॉल्व करेंगे तो इनसे आपके पास आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है? ग्रेविटी की वैल्यू है। किसकी? ग्रेविटी की। अब इस पे हम एग्जाम्पल और असाइनमेंट करते हैं, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह इसमें कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, आपके पास है असाइनमेंट 5.3। असाइनमेंट 5.3 असाइनमेंट क्या कहता है? व्हाट इज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ सन। हमें कह रहे हैं कि हमारी जो सन है, सूरज, उसके सरफेस पर कितनी ग्रेविटी होगी। इज द सन इज द मास ऑफ सन इज, मास ऑफ सन दिया गया है m 1.99 क्रॉस 10 की पावर 30 kg एंड हैविंग रेडियस r जो है वो आपके पास है 6.96 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर और G जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर। देखिए, आप इन सारी वैल्यूज को यहां पे पुट कर लें। G इज इक्वल टू कैपिटल G की जगह पे 6.67 क्रॉस 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ की जगह पे 1.99 क्रॉस 10 की पावर 30, जो रेडियस है उसकी जगह पे 6.96 क्रॉस 10 की पावर 8 का स्क्वायर।
जब आप इन सब को करोगे तो इनसे वैल्यू आएगी 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें तो ये कितनी बड़ी वैल्यू है कि नहीं है हमारी जमीन के मुकाबले। अच्छा, यहां पे लिखा है नोटिस द मास ऑफ सन इज ऑलमोस्ट मिलियन टाइम्स मोर देन द मास ऑफ द अर्थ एंड हैविंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अबाउट 30 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। ये 30 टाइम्स है, 30 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 30 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। देखें हमारी जमीन की जो ग्रेविटी है वो 9.8 है और ये 274 है, ये उसकी 30 टाइम्स आ जाती है। कितने टाइम्स? 30 टाइम्स हमारी जो जमीन है उससे क्या है, ज्यादा है। अब इसके बाद आपके पास है असाइनमेंट 5.3। असाइनमेंट 5.3 An astronaut मास पिनसेट कीजिए is walking on the surface of moon। एस्ट्रोनॉट का मास जो है वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उस पर डिपेंड नहीं करती है। विच इज अ मीन रेडियस, रेडियस डिपेंड करता है। रेडियस उसके पास कितना है मून का? 1.74 का 10 की पावर 6 मीटर एंड अ मास ऑफ, और उसका मास कितना है? 7.35 क्रॉस 10 की पावर 22 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन मून? व्हाट इज द फ्री फॉल एक्सेलरेशन? हमसे एक तो वेट मांग रहे हैं और दूसरा जी। वेट के निकालने का तो सिंपल फार्मूला है, W इज इक्वल टू mg। एस्ट्रोनॉट का मास कितना है? 65 और ग्रेविटी वहां पे कितना है? 1.6। 65 जब 1.6 करेंगे तो इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ग्रेविटी हमने निकालनी है, G इज इक्वल टू के GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। G कितना है? कैपिटल G 6.67 का 10 की पावर -11 और कैपिटल जो M कितना है? 7.35 का 10 की पावर 22 और 1.74 का 10 की पावर 6 का स्क्वायर। जब आप पीछे चले जाओगे इसके आंसर्स मौजूद है, आप लोग इसको खुद हल कर लें, ठीक है। अच्छा, ये है चैप्टर नंबर 5 और इसमें ये असाइनमेंट है 5.3। असाइनमेंट 5.3 105 और 1.62 इनसे आता है 1.62। ठीक है, 1.62 एक से आता है 105 न्यूटन, इनसे आता है 105 न्यूटन और इनसे आता है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी पहले यहां से फाइंड करोगे फिर वहां पे डालोगे 1.6 जो मैंने लिखा है। अब एक न्यूमेरिकल है उसे आप खुद कर लें, सेकेंड नंबर।